नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब की खुदनविश्त और फिर एक दिन कुछ यादें। कल मैंने आपको 15वें बाब का पहला हिस्सा सुनाया था। आज 15वें बाब का दूसरा हिस्सा, चैप्टर 15B। सुनिए। एनएसडी में दूसरे साल के दौरान ये टेढ़ा सवाल खचोके देने लगा कि अपने काम के बारे में मैंने क्या वाकई कुछ नया सीखा। थिएटर तारीख बहुत दिलचस्प थी और नए नाटक पढ़कर उनके बारे में तजस्सुस बढ़ता, भले ही उनमें कई समझ से बिल्कुल परे होते। दिमाग की नसें खुल जाती अलकाजी को किसी सीन में जान फूंकते देखकर। लेकिन जहां तक अदाकारी के बारे में कुछ समझने का सवाल था, वो बात कहीं अटकी ही पड़ी थी। ये कहर अदाकारों की तालीम पर हमेशा टूटता रहा है कि ये कहर अदाकारों की तालीम पर हमेशा टूटता रहा है कि जो नाकाम लोग एक्टिंग पढ़ाते हैं वो नाकाम इसलिए रहे हैं कि ना उनमें कोई हुनर था, ना अपने काम की समझ। सच ये है कि अदाकार के उस्ताद घंटों जो तंत्र मंत्र उगलते रहते हैं, एक्टिंग के स्टूडेंट उसी खुराफात का पाठ करना काफ़ी समझते हैं। वैसे भी उनकी दिलचस्पी अपना काम सीखने में कम, रोजगार पाने के तरीके सीखने में ज़्यादा होती है। मन ही मन उस्ताद और स्टूडेंट दोनों ही सोचते होंगे कि इस अभिनय में सीखने सिखाने को है ही क्या। इसलिए यह गलतफहमी आज भी कायम है कि कुछ लोग पैदाइशी एक्टर होते हैं और कुछ लोग नहीं होते। ये सरासर बकवास है। पैदाइशी एक्टर जैसी कोई चीज़ नहीं। कुदरत नाइंसाफ़ी नहीं करती। हर एक इंसान हर एक हुनर के साथ पैदा होता है। उस हुनर को मांझते रहना इंसान की अपनी जिम्मेदारी है। एक्टिंग के ये स्कूल जो आजकल हर शहर में कोढ़ की तरह फूट रहे हैं, उनमें अपने काम को फन समझकर उसे निखारने के बजाय तुलबा को अपनी जिंदगी की उनमें अपने काम को फन समझकर उसे निखारने के बजाय तुलबा को अपनी जिंदगी के पिछले हादसात याद करने के लिए उकसाया जाता है, ताकि वो उनकी मदद से हंसने, रोने, गमज़दा होने या तैश में आकर चीखने चिल्लाने के लिए खुद को झंझोड़ें। इस सब का नतीजा ये होता है कि भड़ास तो निकल जाती है, मगर अदाकारों को अपनी पुरानी यादों में गोते मारने के लम्हाती सुख के अलावा और कुछ नहीं मिलता। पुराने हादसों को सिर्फ याद करने को कहा जाता है। काम में वो कैसे इस्तेमाल किए जाएं, इसकी कोई हिदायत नहीं दी जाती। इस अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जाता है कि अच्छी अदाकारी बस हो जाती है। अदाकारी करने का मकसद और पूरी योजना में अदाकार की सही जगह हर एक के लिए धुंधली सी है। जन्मजात प्रतिभा, अभिप्रेरणा, अंतर्मन प्रतिक्रिया, मनोवैज्ञानिक संयुक्त जैसे दो मन के अल्फाज हर वक्त उछाले जाते हैं और बेचारे युवा एक्टर समझते हैं कि उनका जाप करके और कोई देख रहा हो तो मंच पर नाम लेकर या मंच को प्रणाम करके या अकेले घबराए हुए बैठे रह के उनका काम पूरा हो जाता है। और जो
माफ़ कीजिएगा, और जो स्टेन, ये तलफ़ुज़ मेरे गड़बड़ होंगे, माफ़ कीजिएगा मुझे, और नसीर साहब आप भी माफ़ कीजिएगा, शायद मैं इसका उच्चारण सही नहीं कर पाऊँ। स्टेनिस्लावस्की का उच्चारण और इमला सीख लिया, फिर तो आप फन्ने खां। अल-काज़ी खुद डिज़ाइनर थे और अदाकाराओं से ज़्यादा हमदर्दी नहीं थी उन्हें। अदाकार की प्रक्रिया से कोई वास्ता नहीं रखते थे। उनके लिए कंपोजिशन ही सब कुछ था। चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, साहित्य और थिएटर के तवील ज्ञान से उनकी सूझबूझ ऐसे ढल गई थी कि किसी कंपोजिशन का क्या असर पड़ता है इसकी अचूक समझ थी उन्हें। वो खुद भी कुछ साल पहले तक किरदार करते रहे थे। हैमलेट, तार्ट्यूफ और लकी का किरदार कर चुके थे, शायद काफ़ी तामझाम के साथ। उनकी बेदाग हालात के शानदार खाली प्रवेश पर भी तालियां तो अक्सर बजती, मगर उनमें किरदार बेरूह होता। बुरा नहीं, लेकिन प्रेरक होने से कोसों दूर। गुप्ता और अंकुर की अदना सी कोशिश को काफ़ी सराहना मिली और थोड़ा सा मुनाफा भी हुआ, जो कि उन दिनों मुकाबला जाती थिएटर के लिए एक अजूबा था। हमें 30-30 रुपये मिले, जो थिएटर से मेरी पहली कमाई थी। अब मैं खुद को पेशेवर थिएटर वाला समझने लगा, पर धड़ाम से ज़मीन पर मुझे ले आई AMU की वो नोटिस कि अगर मैंने धर्मशास्त्र के तीनों इम्तिहान अभी ना दिए तो मेरी डिग्री रोक ली जाएगी। मैं घर गया तो कुछ बोले बिना वो नोटिस बाबा ने मेरे हाथ में थमा दिया। बहुत सब्र दिखाया उन्होंने इस बार, या शायद हार मान ली थी। फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एक हफ्ते वापस जाकर सुन्नी धर्मशास्त्र की क्लास में जो पढ़ा, उसका कितना हिस्सा मुझे याद रहा मालूम नहीं, पर धड़ाधड़ तीनों पर्चे लिख डाले और किसी तरह जान छोड़ाई। NSD का दूसरा साल चल पड़ा। हिदायतकारी में होने की वजह से मरकजी किरदार अब नहीं मिलता था, लेकिन ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। लगा बस वक्ती बात है। अदाकारी सीखने की कोशिश में मज़ा तो आता था, पर हिदायतकार बनने की मैंने कभी सोची नहीं थी। हिदायतकार बनने का ख्वाब और अदाकार बनने के ख्वाब का क्या मुकाबला। छोटा सा किरदार करने में भी मज़ा आता था। हिदायतकारी सीखने का मतलब था सेट बनाना, लिबास का बंदोबस्त करना, रस्सी की सीढ़ियाँ चढ़कर लाइटें लगाना। एक रोज़ सवेरे मेरे हॉस्टल के कमरे में अचानक परवीन को आते देख मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मुझसे लिपटकर उसने गुलाब का फूल बढ़ाया और मेरी दोस्ताना कोशिशों को ठुकराने के लिए माफ़ी मांगने लगी। इससे पहले कि मैं होश संभाल सकूं, वो कमरा साफ करने लगी, बीच बीच में प्यार से टोकती हुई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, न सिर्फ इसका कि अचानक क्यों नाजिल हो जाना और ऐसा बर्ताव करना गोया कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि उसके हुलिये पर भी। खुले बाल, माथे पर फूलों की माला, गले और कलाइयों में मोटे मनकों की लड़ियां। उसकी आंखें एक जगह टिक नहीं रही थीं, न उसका दिमाग। उस परवीन को मैं जानता ही नहीं था। वो इसरार करने लगी कि हम साथ रहने की फिर से कोशिश करें, तो मेरी समझ में ना आया कि मैं कहूँ या करूँ क्या।
आखिर उसकी बहन सुरेखा को फ़ोन करके मैंने मिन्नत की कि उसे ले जाए, जो उसने किया। मगर मुझसे वादा लेने के बाद कि उस रात मैं उसके घर खाने पर आऊं। नई दिल्ली की एक रईसाना बस्ती में वो बड़े से बंगले में रहती थी और उन दिनों घर के खाने की दावत को दरकिनार करना बहुत मुश्किल था। सो मैं गया, लेकिन बीच में ही उठ जाना पड़ा। जब परवीन का इसरार बढ़ता ही गया और वो चीख चीख कर जोर देने लगी कि हमें दरार पाट लेनी चाहिए, उसके कुछ अरसे बाद वो हिबा और इस बीच पैदा हुई अपनी दूसरी बच्ची को लेकर लंदन के लिए रवाना हो गई। बाबर शाह मामू की शादी को 2 साल हो गए थे। उनका एक बेटा था, लगभग हिबा की उम्र का। सेंट्रल रिजर्व पुलिस CRP छोड़कर फौज में कमीशन पाने की कोशिश की, पर नामंजूर कर दिए गए क्योंकि सिफारिश करवा रखी थी। शाह मामू की हर बात वाकई निराली थी। मामूली सब इंस्पेक्टर थे, मगर कमांडरों से घुलना मिलना, शिकार खेलना चलता रहता था। अजमेर के सबसे बारसूख खानदानों से याराना था। तमाम खूबसूरत तरीन लड़कियों को टहलाते थे। लगता था उनके लिए दुनिया का कोई काम मुश्किल नहीं। जिंदगी में अपना रास्ता ढूंढ पाने के अलावा खानदान के कुछ दिलजलों का कहना था कि अपने तुख्म को हवा में बिखेरने के दौरान उन्होंने कुछ ऐसी हरकतें की थी जिनका जिक्र करना तक मुहाल था। जिस्मानी ताकत गैर मामूली थी और सब्र जर्रे बराबर नहीं। हर दम दुनिया को ललकारते हुए लगते थे, मुझसे भिड़कर दिखाओ। कम से कम 2 बार मैंने उनको 1 से ज़्यादा लोगों को धूल चटाते देखा है। जब AMU में पढ़ रहे थे तो लफंगई में उन्होंने वाइस चांसलर की कार उड़ा ली। तफरी करने के लिए पकड़े गए और यूनिवर्सिटी से नाम कट गया। 1-2 साल कुछ लोफरगरी करने के बाद उन्हें बाबा ने जैसे गोद ले लिया और किशनगढ़ में मलेरिया इंस्पेक्टर की नौकरी दिलाने में मदद की। फिर CRP में। दोनों ही से कुछ अरसे बाद मामू का मन ऊबा तो सरधना चले गए, इस उम्मीद से कि अपने हिस्से की जायदाद का दावा करके उस पर बसर करेंगे। मंसूबा नाकाम रहा, क्योंकि उनसे कुछ साल बड़े खालिद मामू, जिन्होंने उस पूरी मुद्दत जिस ज़मीन पर जान लगाई थी, देखभाल की थी, कतई खुश न हुए कि उसका एक खासा बड़ा हिस्सा बिगड़े छोटे भाई के हवाले कर दिया जाए। 2 ऐसी गर्म खोपड़ियों में नाइत्तेफाकी हो जाए तो खतरे की घंटियां बहुत जल्द बजने लगती हैं। उस झगड़े में तरफदारी के लिए मजबूर हो जाने पर बाबा और अम्मी की हमदर्दी जाहिर है बाबर मामू के साथ थी। लिहाजा खालिद मामू से हमेशा के लिए बातचीत खत्म हो गई। तलवारें खींचने लगीं तो आगा मामू सुलह कराने बीच में आए। दोनों को बिठाकर उन्होंने क्या समझाया मालूम नहीं। हम इन बातों में शामिल नहीं किए जाते थे, इसलिए सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। समझौता ये हुआ कि सरधना में जितनी जायदाद का दावा बाबर कर रहे थे, उसके बदले में उन्हें देखभाल के लिए लखनऊ के पास महमूदाबाद में आमों का एक बाग और कुछ खेत दे दिए जाएं, जिनके वो मालिक नहीं होंगे, बस बटाई पर देखभाल करेंगे। यानी सालाना आमदनी में से आधे पैदावार की वसूली उनकी, आधी मालिक की। मालिक कौन था
ये बात कभी पूरी तरह साफ नहीं हुई, मगर ये ज़मीनें कभी राजा महमूदाबाद की मिल्कियत थी, जिस पर हदबंदी कानून के तहत सरकार ने कब्जा कर लिया था। बाबर मामू, उनकी डॉक्टर बीवी और बेटा अकबर महमूदाबाद में बस गए और लगा कि आखिर मामू की नाक में नकेल पड़ ही गई। उन्हें वहाँ रहते ज़्यादा दिन नहीं हुए थे कि एक रोज़ बाबा का जल्दबाजी में घसीटा गया पोस्टकार्ड मिला, जिस पर दर्ज था, तुम्हारी माँ और मैं महमूदाबाद जा रहे हैं, सुना है किसी ने बाबर को गोली मार दी है। बाद में अम्मी और नाना वफात कर गए थे, से मिलने जब मैं सरधना गया तो पता चला कि उन्हें गोली नहीं लगी थी, उससे कहीं ज़्यादा हैबतनाक बात हुई थी। 10-12 अनजान लोगों ने उनके टुकड़े कर दिए थे और अकेले चश्मदीद गवाह को भी मार डाला था। एक रोज़ शाम ढलते बाबर मामू को खबर मिली कि उनके खेतों में किसी के मवेशी घुस आए, तो फौरन कंधे पर .22 राइफल रख, जैसा कि उनकी फितरत थी, इस इरादे से निकले होंगे कि जो भी इस हरकत के लिए जिम्मेदार हो उसको उल्टा लटका देंगे। हमला आवरों का मंसूबा ही ये था कि जब अंधेरा हो रहा हो तब आग बबूला होकर बाबर मामू वहाँ अकेले पहुँचे और वो झांसे में आ गए। मैं वहाँ था नहीं, लेकिन मामू को जानते हुए उस मौके पर जो कुछ कहा और करा गया होगा तसव्वुर कर सकता हूँ। पेशतर इससे के भनक भी पड़ती, उनको घेर लिया गया और कुल्हाड़ियों, दरांतियों, भालों और लाठियों ने अपना काम कर दिखाया। लाश 3 दिन बाद एक नहर में मिली, जहां उन पर हमला हुआ था उससे कुछ दूरी पर। इसके 2 ही मतलब निकलते हैं, या तो भागने की कोशिश में उतनी ही दूर पहुंचे, या लाश वहां लाकर फेंक दी गई। दिल ये मानने से इनकार करता है कि मरते मरते भी उन्होंने पीठ दिखाई होगी। भाग जाना तो उनके लिए मरने से बदतर होता। आज तक इस हादसे पर कई अजीबो गरीब कहानियों की धुंध है। अलग अलग बयानों और मुख्तलिफ नज़रियों से इस पर हमेशा के लिए पर्दा पड़ चुका है। दूसरा साल ख़त्म होने पर छुट्टियां अम्मी और बाबा के साथ मैंने मसूरी में बिताने का फैसला किया। बाबर मामू की बेवा ने समझदारी दिखाकर सरधना से नाता तोड़ दिया और अपने वतन सीतापुर लौटकर प्रैक्टिस करने लगी। सारी जिंदगी उन्होंने हमारे पूरे ख़ानदान में सिर्फ अम्मी से राब्ता रखा। बाबा की आंखों में तो मैंने कभी आंसू नहीं देखे, पर अम्मी भी सब्र कर रही थी। हालांकि जज्बाती तौर पे दोनों ही खस्ता हाल थे, पर जब भी बाबर मामू का जिक्र आता तो वो मुझे दिलासा देते। मेरे लिए वो जो कुछ थे उससे कहीं ज़्यादा अम्मी के लिए थे, पर वो गम पर मुझसे ज़्यादा गालिब थी। बाबर मामू की ऐसी जलील मौत मेरे जहन से निकल ही नहीं पाती, और जब जब मैं सोचता हूँ कि ये सब कैसे हुआ होगा तो मेरा तसव्वुर भी जवाब दे जाता है। छुट्टियों के 2-4 दिन ही गुजरे होंगे कि मुझे पछतावा सा होने लगा कि मैं आया ही क्यों। बाबा को जब मेरे फटे जूतों या घिसी जीन्स या बेढप दाढ़ी या बेतरतीब बालों पर एतराज़ ना होता तो मेरी काहिली उनके तंज का निशाना बनती। आर्टिस्ट को नहाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। और फिर वो 100 करोड़ का सवाल के
आगे क्या होगा, कोर्स ख़त्म होने के बाद क्या? कोई जवाब ना होता मेरे पास, पर उन्हें भरोसा दिलाता रहा कि फ़िक्र की कोई बात नहीं, उनका बेटा गैर मामूली काबिलियत रखता है। एनएसडी में मैं क्या सीख रहा था, उन्होंने कभी नहीं पूछा। शायद उनको डर था कि सिवाय लघुयत के कुछ भी नहीं होगा, या उन्हें दिलचस्पी नहीं थी, या हो सकता है कि ये बातें पूरी तरह उनकी समझ से ही बाहर होती। साहित्य उन्होंने शायद ही कभी पढ़ा हो, और नाटक साहित्य से तो गायबाना तारुफ भी नहीं था। मैंने उनसे संजीदा नाटकों, शेक्सपियर, चेखोव की बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें उन बातों में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मसूरी में ही खबर आई कि बाबा की कैंसर ज़दा बड़ी बहन का मेरठ में इंतकाल हो गया। ये ऐसी वाहिद शख्सियत थी जो बाबा को भी डांट देती थी, और दोनों का एक दूसरे से गहरा लगाव था। बाबा और अम्मी कफन दफन के लिए फौरन रवाना हुए। मैं अकेले मसूरी में कुछ दिन और रहना चाहता था, तो रुक गया। जब मैं मेरठ गया तो बाबा बहुत ही सहमे नजर आए। मैंने उससे पहले दाढ़ी बनाए बिना उनको कभी नहीं देखा था। ज्यादा कुछ नहीं बोले, पर जब मैं उसी रात दिल्ली जाने की तैयारी करने लगा तो धीमी आवाज में उन्होंने मुझसे जिंदगी में पहली दफा कहा, एक दिन और रुक जाओ। बाबा की किसी बात ने मुझ पर इतना असर नहीं छोड़ा जितना उस एक जुमले ने। वो मुझे अपने साथ एक दिन और रुकने को कह रहे थे। आज तक उनका बर्ताव तानाशाही के अलावा मुझे और कुछ नहीं लगा था। उनका यह पहलू देखकर मैं चौंक गया। सोग में डूबे उन्हें यह डर भी होगा कि इनकार कर दूंगा, इसलिए उनके फितरती रोबदार लहजे की जगह अब ऐसे बाप की आवाज़ थी जिसे लगा कि थोड़ा बहुत ही वक्त बचा है, उसे क्यों ना अपने खफा बेटे के साथ गुजार लिया जाए। मैं तो कभी उनका वो बेटा रहा ही नहीं था जिसके साथ वक्त गुजारना चाहते थे वो। मैं उस रात रुक गया और एक बार फिर उनसे अपने सपनों के बारे में बात करने की कोशिश की। उन्होंने सुना तो, पर मेरी कायनात से बहुत दूर रहते थे। उन्हें सिर्फ एक ही फिक्र खाई जा रही थी कि मेरा होगा क्या। एनएसडी का दूसरा साल खत्म होते होते एक काबिल जिक्र बात यह हुई कि आर ने आगे की तालीम के लिए अमेरिका जाने का फैसला किया, और दूसरी ये कि जब हम तीसरे और आखिरी साल के लिए छुट्टियों से वापस लौटे तो पता चला कि अगले नाटक के लिए ऑडिशन होने वाले हैं। ये था हिंदी में तर्जुमाशुदा काबुकी नाटक इब्रागी, जिसकी हिदायतकारी जापान से आए काबुकी माहिर करने वाले थे। शास्त्रीय नाटकों के बारे में मेरी जानकारी उतनी ही कच्ची थी जितनी किसी 22 साल के दिमाग की होती है। काबुकी और कथकली नाटक की कुछ फिल्माई गई पेशकशी देखी थी। मुझे पता था कि ऐसी अदाकारी करने के लिए अपने आप से खींचतान करनी होगी, खासकर ज़बान और कवायद में। पर मुझे भरोसे से बढ़कर भरोसा था कि उसमें मेन किरदार मुझे मिलने वाला है। हालांकि उन दिनों अक्सर मेरी आवाज़ बैठ जाती थी और ऐसी आवाज़ के साथ मंच पर जाना पड़ता था जो किसी प्रेत की फुसफुसाहट जैसी होती थी। फिर भी मैं इस मुगालते में था कि उस नाटक का नायक
उस नाटक का नायक मैं ही हूँगा। ख्याल ही नहीं आया कि माफ कीजिएगा, ख्याल ही नहीं आया कि किसी दूसरे को भी तो, क्योंकि और भी थे वहाँ मुझ जैसे मगरूर नहीं, जिन्होंने अपने फन को मांझने के लिए मुझसे कहीं ज्यादा मेहनत की थी। पहली बार नाटक पढ़ने जब हम स्कूल पहुंचे तो बताया गया कि सिर्फ अदाकारी के तुलबा को चुना जाएगा, हम हिदायतकारों को बस मदद करनी होगी। मेरे ख्वाबों का महल चूर हो गया, और जसपाल का भी, जिसने जाहिर है मान लिया था कि उसके गाने की काबिलियत के कारण उसको तो दिया ही जाएगा। अहम किरदार दिया गया हमारे एक और साथी ओमपुरी को, जो इतने दिन तक निहायत खामोशी और लगन से अपने हुनर को तराशता रहा था। नाटक पेश हुआ तो ओम को पहली बार एक तड़क भड़क जंगजू की शक्ल में देखकर सब हैरान रह गए। मैं उस नाटक में हिस्सा लेने के लिए कत्ल भी करने को तैयार था, पर नेपथ्य से जुड़े फर्जी निभाता रहा और ओम की अदाकारी को हैरानी और रश्क से देखता रहा। शिद्दत से ये किरदार करने की तड़प पालने के बावजूद अदाकारी का जो म्यार ओम ने छू लिया था, उससे मुतासिर न होना मुमकिन ही नहीं था। मुझे एक बार फिर लगा कि ऐसी एक्टिंग मैं तो ना कर पाता। ओम थोड़ा सा खुर्राट सही, पर हमेशा मिसाली तालिब इल्म और इंसान रहा। अच्छी छवि, साफ नीयत, सखी, उद्यमी, वक्त का पाबंद, सुलझे सोचो विचार वाला। लेकिन उस नाटक से पहले अदाकारी से ज़्यादा उसके नेक मिजाज का लोगों पर असर पड़ा था। अब उसकी लाजवाब अदाकारी ने सबके होश उड़ा दिए थे, और साफ जाहिर था कि उस शानदार अदाकारी के पीछे कोई जादुई नुस्खा नहीं। उसने अपनी मेहनत, काबिलियत और तवानाई का एक एक कतरा तैयारी में लगाया था। ओम बड़े अरसे तक मेरे लिए मिसाली सा रहा। शुरू में उसकी संजीदगी, जो मेरी तबीयत से पूरी तरह अलग थी, बिल्कुल गैर ज़रूरी लगी, पर आगे जाकर मुझे उसके तरीके को अपनाना ही पड़ा, क्योंकि तब तक मैं जान चुका था कि मेरे काम में ऐसा कुछ भी नहीं जो इब्रागी में ओम की अदाकारी के करीब पहुंच सके। इब्रागी के पहले शो के बाद जसपाल शाह अलकाजी से अदाकारी में भेजे जाने की गुजारिश करने लगे। नाटकों में आइंदा एक्टिंग न कर पाने का ख्याल गले से नीचे नहीं उतर रहा था, और अब तो लगा यही होने वाला है, क्योंकि हिदायतकार के तुलबा को आमतौर पर रोशनी का इंतज़ाम या पर्दे के पीछे के काम ही मिलते थे। हम दोनों मंच पर आना चाहते थे। हमने मिलकर जो भी फैसले किए याद नहीं, उनका पीर कौन था और कौन मुरीद, ये भी याद नहीं। अलकाजी हमारी बात मानने से फिर कतराए और कहते रहे कि हिदायतकारी के कोर्स में हम ज़्यादा सीख पाएंगे। सही था, हम ज़्यादा सीख पाते, पर लानत हो उस पर। हमें सीखना नहीं, अदाकारी करना थी। हिदायतकारी में भी मेरा मुस्तकबिल है, इसका यकीन दिलाने की एक आखिरी कोशिश के तौर पर अलकाजी ने मुझे हिदायतकारी में भी मेरा मुस्तकबिल है, उसका यकीन दिलाने के लिए
एक आखिरी कोशिश के तौर पर अलकाजी ने मुझे क्लास के काम में अ डॉल्स हाउस के अदद 1 और 2 की अदाकारी सौंपी, जिसमें जसपाल सदर स्टेज था और ओम ने अदाकारी की। भले ही आगे चलकर ओम को हिदायत देने की 2 और नाम को माफ कीजिए आप, सॉरी आंख में थोड़ा सा नया नंबर बदल रहा है। भले ही आगे चलकर ओम को हिदायत देने की 2 और नाकाम कोशिशों में ये पहली थी, लेकिन हिदायतकार की हैसियत से मैंने अपनी मट्टी पलीद नहीं की। पर हिदायतकारी ना सीखने की असल वजह थी कि मुझे मंच के पीछे नहीं सामने रहना था। एक्टिंग में वापसी की हमारी मिन्नतें फिर से शुरू हुई, जो बिलाखिर अलकाजी साहब को मानना ही पड़ी। तो ये था चैप्टर 15B, 15वें बाब का दूसरा हिस्सा। कल फिर आऊँगा और आपको 16वां बाब सुनाऊंगा, 16 चैप्टर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।